हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम वॉइस स्टार्ट करने वाले हैं। और वॉइस को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो। अगर आपको टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है तो ये क्लास फिर कोई मायने नहीं रखती आपके लिए। सबसे पहले आप टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर करिए। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और टेंस के मैंने जो बेसिक्स करा रखे हैं, कम से कम जो 2 क्लासेस हैं बेसिक्स के, उनको आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाए और टेंस के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाए। फिर आप इस क्लास पे आइए। देखिए, जब एक बार आपको टेंस समझ में आता है, टेंस के स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाते हैं, तो 30 to 40% आपको जो भी सेंटेंस आपके सामने दिए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आते हैं। लेकिन जब तक आपको पैसिव वॉइस, यानी कि जो आपने टेंस पढ़ा आप समझ लीजिए वो एक्टिव वॉइस है, और जब तक आपको पैसिव वॉइस क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप समझ लीजिए कि आप किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को नहीं समझ सकते हैं। एक बार जब आपको टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, किसी भी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्लियर हो जाता है, यानी कि एक्टिव का स्ट्रक्चर और जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाता है, तो किसी सेंटेंस को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपके सामने जो भी सेंटेंस दिए जाते हैं या जो भी सेंटेंस लिखे गए होते हैं, जो आपके बुक में जो पैराग्राफ लिखे जाते हैं, वो या तो एक्टिव वॉइस में होते हैं या तो पैसिव वॉइस में। इसलिए जिन बच्चों को अभी तक टेंस आ रहा होगा, टेंस के स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए, जैसे ही ये वॉइस वाला जो पूरा ये जो क्लास होगी वॉइस की, ये जब कंप्लीट होगी तो आपके सामने जो भी स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, देखिएगा आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो वॉइस है इसमें 2 टर्म है आपके पास, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और वॉइस क्या होती है कि वॉइस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो ये बताती है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या उस एक्शन से प्रभावित हो रहा है। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस है तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो डूअर होगा, वो काम करेगा, वो काम परफॉर्म करेगा, किसी का एक्शन को परफॉर्म करेगा। और अगर पैसिव वॉइस है तो उस टाइम जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम करेगा नहीं, बल्कि उस पर काम किया जाएगा। काफी कुछ समझ में आएगा जब ये क्लास आगे बढ़ेगी। तो अभी कुछ और भी बेसिक्स हैं, अगर आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं उसके बावजूद, तब भी जो मैं आपको इस क्लास में रिवीजन के तौर पे मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, और ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे हमें पता है 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और ये लगभग सबको क्लियर होगा। ठीक है, नहीं क्लियर है, मैंने बेसिक्स करा रखे हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर है इसमें भी करा रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो वहां पे भी ये बात बोली गई थी। अब यहाँ से एक दूसरी बात समझनी है कि क्योंकि आप जो वॉइस पढ़ने जा रहे हो ना, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये 2 चीज का बड़ा लोचा रहने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि इसको मैं यहीं पे एक बार और क्लियर कर दूं, भले ही आपने पहले से पढ़ रखा है और आपको आ रहा हो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोल रहा हूं, बार बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे केवल 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे, या तो नाउन और या तो प्रोनाउन। इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो मैं ये कहूंगा, नाउन और प्रोनाउन जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, इनका एक यूज बताइए। तो इनका एक यूज है कि या तो ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाएंगे या तो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाएंगे। या इसी बात को फिर से मैं, जैसे मैंने पहले बोला था वैसे बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये तो हमारा डूअर होता है, ठीक है ना। जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये हमारा डूअर होता है, या फिर कई बार हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना, जिसके बारे में हम टॉकिंग अबाउट, है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं मान लो बोलूं आई एम टीचिंग यू, तो इससे मैं टीच करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, आई कर रहा है, तो आई हमारा डूअर है, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और आई वास्तव में है क्या, प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के तौर पे क्या आ गया, प्रोनाउन। या फिर अगर मैं बोल दूं राम इज टीचिंग मी, राम मुझे पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, डूअर है, और डूअर है तो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के तौर पे राम आया, राम क्या है, नाउन है, तो सब्जेक्ट के तौर पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। दूसरी बात, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैंने बोल दिया डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो अब यहाँ पे डॉग कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉग हमारा जो है मेन टॉपिक है, तो इस टाइम पे डॉग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये तो बड़ा आसान था सब्जेक्ट को समझना। जो कॉन्सेप्ट है ना समझना, वो है हमें ऑब्जेक्ट को समझना, क्योंकि इसका खेल बहुत ज्यादा होने वाला है। देखिए, अभी मैंने कहा सब्जेक्ट के तौर पे नाउन या प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी क्या आएगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। लेकिन ऑब्जेक्ट केवल 2 चीजों का होता है। अब ये बात समझनी है आपको, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का। 2 ही चीज का ऑब्जेक्ट होता है, या तो वर्ब का और या तो प्रीपोजिशन का। और ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या आता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो दोनों बातों में डिफरेंस से ध्यान रखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या आता है, तो आप बोलोगे सर नाउन या प्रोनाउन। और यदि मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट किन किन चीजों का होता है, तो आप बोलोगे वर्ब का और प्रीपोजिशन का। क्लियर है ये बात। अब सुनना, अगर वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आए
तो वो नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो ये नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। आप इस बात को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, मैंने बात फिर से जो बोली है फिर से बोल दे रहा हूं एक बार और, कि दो ही चीज का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का और प्रीपोजिशन का, और ऑब्जेक्ट के तौर पे दो ही चीजें आएंगी, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे दो ही चीजें, नाउन या प्रोनाउन। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है, इसका मतलब वर्ब के बाद क्या लिखा जाएगा, नाउन या प्रोनाउन, और ये नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। और यदि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जा रहा है तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ वापस दूसरी चीज, एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये भी आपको काफी हद तक पता होगा बट क्लियर नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अगर वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आता है तो ये नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो जब वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आए और वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसी टाइम पे उस वर्ब को आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो गया उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। तो इसी बात को मैंने एकदम ओपनली जो है इस तरह से लिख दिया कि उस वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो सिंपल सी बात है, उस वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, तभी वो वर्ब क्या होगी, इंट्रांजिटिव होगी। या फिर उस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए और तब नाउन प्रोनाउन आए तो वो नाउन प्रोनाउन, क्योंकि दो ही चीज का ऑब्जेक्ट होता है, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का, तो अगर वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आया तब तो वो वर्ब ट्रांजिटिव बन गया और ये नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। यदि वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आया तब वो वर्ब इंट्रांजिटिव बन गया, या बीच में प्रीपोजिशन आ गया तो ये नाउन प्रोनाउन जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता, अब किसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशन का, तो अब भी ये वर्ब कैसी बन गई, इंट्रांजिटिव होगी। तो या तो वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा और या तो नहीं आएगा। अगर आता है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं आता है तो इंट्रांजिटिव है। अब बीच में प्रीपोजिशन आ गया और तब नाउन प्रोनाउन आ गया और आपसे पूछा जाए अब बताओ ये नाउन प्रोनाउन किसका ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको पता है या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या तो प्रीपोजिशन का। अगर प्रीपोजिशन बीच में आ गया तो ये नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, और इस टाइम पे ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां से हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट सीख लिया। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव मतलब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांजिटिव मतलब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट केवल दो चीजों का होता है, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का। अगर ट्रांजिटिव है तो पक्का है कि उस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन लिखा जाएगा और वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर इंट्रांजिटिव है तो उस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा जाएगा, और यदि लिखा भी जाएगा तो बीच में प्रीपोजिशन लगा दिया जाएगा जिससे वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब में व्हाट या हुम लगा के हमको ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। अगर वर्ब में व्हाट का रिप्लाई लेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का रिप्लाई लेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब समझिए, हमने सेंटेंस लिखा हुआ है ही सोल्ड माई कार, देख रहे हैं आपको, ही सोल्ड माई कार, तो उसने बेच दिया। क्या बेच दिया? ही सोल्ड माई कार, उसने बेच दिया। क्या बेच दिया? कार बेच दिया। व्हाट का रिप्लाई है, अगर मैं सोल्ड में क्या का रिप्लाई दूं तो क्या बेच दिया, माई कार बेच दिया, तो ही सोल्ड माई कार। क्या इस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आया है? हाँ आया है, नाउन आया है, कार नाउन है, तो आने वाला नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो सोल्ड में क्या का रिप्लाई मिला है तो इसीलिए क्या के रिप्लाई की वजह से ये बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट, और कौन सा ऑब्जेक्ट बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब कैसी वर्ब बन गई, सेल जो वर्ब है हमारी जिसका सेकंड फॉर्म सोल्ड लिखा है, ये कैसी वर्ब बन गई, ये बन गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? दूसरा देखो, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। क्या सुनाया? कहानी सुनाई। किसे सुनाया? मुझे सुनाया। क्या इस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आया? हाँ आया सर, स्टोरी नाउन है और मी प्रोनाउन है, दोनों आ गया है, तो ठीक है। क्या सुनाया? अगर क्या का रिप्लाई मिल रहा है, मतलब व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे सुनाया, यानी कि हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इस वाली वर्ब में केवल एक ही ऑब्जेक्ट था और वो था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वाली वर्ब के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल गया। इन सब का रोल है आगे वॉइस में, इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप इन चीजों को बहुत ही आराम से और अच्छे से समझो। ही वेंट टू स्कूल। अच्छा, अगर मैं कहूं इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ तो आप कहोगे सर ही तो प्रोनाउन हो गया,
क्लियर है? अगर आप बेसिक्स वाली क्लास करके आओगे तो ये सब समझ जाओगे बहुत अच्छे से। वेंट आपका वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन है और स्कूल आपका नाउन है। ठीक है, अभी देखो क्या वेंट जो वर्ब है इसके बाद नाउन प्रोनाउन आ पाया? नहीं आ पाया। अगर वेंट वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आ पाया तो ये वेंट कैसी वर्ब हो गई? यानी कि गो जो वर्ब है वो कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। सर नाउन प्रोनाउन तो आया हुआ है लेकिन बीच में प्रीपोजिशन आ गया, ये भी तो ध्यान दो। अगर बीच में प्रीपोजिशन आ गया तो ये नाउन प्रोनाउन, ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, और अगर नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया तो इस वर्ब को तो ऑब्जेक्ट मिला नहीं। अगर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला नहीं तो ये वर्ब कैसी बन गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वेंट कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ही डाइड इन मुंबई, वह मर गया, बीच में क्या आ गया? इन क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। तो मुंबई तो हमारा नाउन है लेकिन क्या ये मुंबई डाई के बाद आ पाया? नहीं। तो इसीलिए जब ये नाउन जो है डाई के बाद नहीं आ पाया बल्कि इन के बाद आया, और अगर कोई नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आए तो वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और उस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और तब ये जो डाइड वर्ब लिखी गई है ये वर्ब कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव। समझ आ गया? तो इन 4 सेंटेंसेस में 2 ट्रांजिटिव वर्ब मैंने लिखी थी और 2 इंट्रांजिटिव। थोड़ी सी बात और समझाता हूं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। यू कैन नॉट डिसाइड दैट वेदर द वर्ब विल बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। कोई वर्ब ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव, ये उस वर्ब की क्वालिटी होगी। अगर उस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी, अगर उस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, और ये उस वर्ब की क्वालिटी होगी। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आ गया तो वो वर्ब ट्रांजिटिव, अगर वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आया तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव, और कई बार वही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। ये बात आपको आगे चल के पता चल जाएगी बहुत अच्छे से कि कई बार एक ही वर्ब केवल ट्रांजिटिव होगा, वही वर्ब केवल इंट्रांजिटिव होगा, और या फिर एक ही वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई है? दूसरी बात आपको ये समझानी थी, अगर आप ये कहोगे सर आपने तो कहा था कि वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, बीच में तो माई आ चुका है, ये माई क्या है? देखिए बीच में ये जो माई आया ये कार की वजह से आया। कार नाउन है, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव, क्योंकि अधिकार दिखा रहा है तो माई कार। माई कार जो है ना ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो माई कार लिखा हुआ है तो माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसकी वजह से ये जो कार है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, और क्योंकि क्या का रिप्लाई मिल रहा है वर्ब में, व्हाट और हुम जवाब देने पे आपको मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का रिप्लाई मिल रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस पूरी बात को एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, अब इस पूरी बात को मैं आपको सम अप करके समझाता हूं कि जो मैंने बात कही वो ये थी, हमें समझना था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में और ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, क्योंकि पूरा जो वॉइस है ना वो इसी पे बेस्ड है। तो हमने ये समझ लिया कि सब्जेक्ट जो है हमारा डूअर है या फिर उसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये बात तो किनारे हुई। जो ऑब्जेक्ट है ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे केवल या तो नाउन या तो प्रोनाउन आएंगे, और ऑब्जेक्ट केवल 2 चीजों का होता है, बोलते रहिएगा, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का। अगर वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आता है तो वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, और तब वो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर किसी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आता है तो वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। और अगर किसी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आता है तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा और वो वर्ब इंट्रांजिटिव कही जाएगी। या कई बार उस वर्ब के बाद पहले प्रीपोजिशन आएगा फिर नाउन प्रोनाउन आएगा, तो जब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन प्रोनाउन, तो वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा बल्कि बीच में आए हुए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तब भी वो वर्ब इंट्रांजिटिव ही कही जाएगी, क्योंकि उस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है तो उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट था। अब बात हमने लास्ट में ये बताई कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है, कोई वर्ब इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, और कई बार एक ही वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। जैसे अगर मैं गो की बात करूं, गो, तो गो कभी ट्रांजिटिव बन ही नहीं सकती, गो हमेशा इंट्रांजिटिव है, हमेशा के लिए गो इंट्रांजिटिव है। ये जो डाई वर्ब है ना, डाई, ये हमेशा के लिए इंट्रांजिटिव है, हमेशा के लिए। आप कभी इसको ट्रांजिटिवली यूज नहीं कर सकते। अभी मान लो इस जगह पे मैं किल यूज करता, किल, तो किल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आप चाहे या ना चाहे ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये उस वर्ब की क्वालिटी है कि वो ट्रांजिटिव होगा कि इंट्रांजिटिव। तो किल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आपको किल के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखना ही पड़ेगा, और वो नाउन प्रोनाउन उस किल वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और किल वर्ब ट्रांजिटिव बन जाएगी। ही किल्ड अ लॉयन या ही किल्ड हिज सन, उसने अपने बच्चे को मार दिया या उसने एक शेर को मार दिया।
वर्ब में ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? व्हाट या हुम का रिप्लाई लगा के। अगर वर्ब में व्हाट लगाते हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम लगाते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सोल्ड, क्या बेच दिया? मेरी कार बेच दी। किसे बेच दिया? नहीं पता, तो हटा दो, केवल एक ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, क्या सुना दिया? एक कहानी सुना दी। किसे सुना दी? मुझे सुना दी, तो दो ऑब्जेक्ट बन गया। ही वेंट टू स्कूल, क्या गया? नहीं पता, जवाब ही नहीं दे सकते, क्या कहा? किसे गया? नहीं दे सकते, तो इंट्रांजिटिव हो गया। वैसे भी गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, बीच में टू प्रीपोजिशन आ गया, तो स्कूल जो है ना इस वर्ब का नहीं बल्कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, और इसकी वजह से ये वेंट इंट्रांजिटिव और ऐसे ही डाई भी इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इसलिए मैंने कहा क्योंकि पैसिव बनाते समय आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, दूसरा और कॉन्सेप्ट जो हमने टेंस से रिलेटेड है वो भी सीख लेते हैं और फिर हम वॉइस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, अभी यहाँ पे हमने कुछ ये बी वर्ब लिख रखी है। बी वर्ब जो कि अपनी प्योर फॉर्म में है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बी। ये चार फॉर्म है आपकी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और प्योर फॉर्म बी होती है। ये सबसे पहले आपको समझना है, जो कि अपने पहले टेंस की क्लासेस कर रखी हुई तो वहां देख रखी है। इसके अलावा टेंस की स्ट्रक्चर तो बिल्कुल आपके मतलब उंगलियों पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कि आपको टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। अगर मैं बोलूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आप बोलो इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर मैं बोलूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आप बोलो वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर मैं बोलूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आप बोलो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं बोलूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो आप बोलो विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं बोलूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो आप बोलो विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप पैसिव अच्छे से सीख पाओगे। तो एक बार फिर से लिख दिया, क्योंकि इन्हीं के हमें पैसिव फॉर्म करने हैं। तो ये 12 स्ट्रक्चर्स हैं टोटल आपके पास एक्टिव में। सबसे पहले समझना, इन 12 में से ये जो 4 है, ठीक है ना, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और 3 हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि इनके पैसिव बनाए नहीं जाते हैं या फिर यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो इन 4 के पैसिव आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में। आपसे इन 4 जो टेंसेज हैं, यानी कि 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन 4 के आपको पैसिव नहीं फॉर्म करने हैं, ठीक। अब इसका क्या रीजन है ये आगे चल के और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको ऐसे समझना है कि इन ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, पैसिव बना सकते हैं बट फॉर्म नहीं किए जाते, ठीक ना। तो दोनों रीजन बोल सकते हो, एक तो बनाते भी नहीं है और दूसरा इनका बनता नहीं, कुछ भी कह सकते हो। हालांकि बनाया जा सकता है, क्योंकि पैसिव तो बनाना है, बी की फॉर्म लगानी और थर्ड फॉर्म लगा देनी है, तो पैसिव बनाया जा सकता है बट बनाया नहीं जाता, तो ऐसे ही कहा जाता है कि इनके पैसिव नहीं होते। तो ये 4 टेंसेस के आपको पैसिव नहीं देखने हैं। अब बच गए आपके पास 3 परफेक्ट के, 3 इंडेफिनिट के और 2 कॉन्टिन्यूअस के। इनके पैसिव आपको फॉर्म करने हैं, ठीक। और जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप इसको समझ गए तो फिर आपको लर्न नहीं करना है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, जब कभी भी हम बी या बी की किसी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो यही हमारा पैसिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब कभी हम बी या बी की किसी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे वही हमारा पैसिव स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि अभी हमने कहा था कि पैसिव का मतलब वर्ब की फॉर्म जो ये बताए कि सब्जेक्ट हमारा उस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है या उस पर कोई काम किया जा रहा है, ठीक है। तो जब पैसिव स्ट्रक्चर आप फॉर्म करोगे तो ये वर्ब की फॉर्म थोड़ी चेंज होगी। पैसिव में ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। पैसिव में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ये बी या बी की कोई फॉर्म यूज होगी। अब सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूअस का समझाता हूँ। देखो, इज एम आर प्लस आईएनजी एक्टिव वर्ब है। अब आपको ऐसे बोलना है हमेशा, इज एम आर प्लस आईएनजी एक्टिव वर्ब है और इसका पैसिव बनाना है। तो आप ये बताओ, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी की कौन सी फॉर्म यूज की जानी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो जो इसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा ना, ये बनेगा इज एम आर और इसके साथ बीइंग और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है, इज एम आर प्लस बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगेन वही हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज या वर और इसके साथ बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि पैसिव में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, डजंट मैटर कि कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखनी है, तो इज एम आर के साथ बी की कोई फॉर्म लगानी थी तो हमने बीइंग लगा दी, वाज वर्ब के साथ बी की कोई फॉर्म लगानी थी तो हमने बीइंग लगा दी और थर्ड फॉर्म बना दी। तो ये 2 कॉन्टिन्यूअस के पैसिव बन गए, हमेशा के लिए याद रहेगा। परफेक्ट है, देखो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस है, तो अच्छी बात तो ये है कि थर्ड फॉर्म एक्टिव में, पैसिव में भी थर्ड ही फॉर्म लगानी, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। हैज हैव के साथ आप इसमें से कौन सी फॉर्म लगाओगे? हैज हैव के साथ आप इसमें से कौन सी फॉर्म लगाओगे? तो आप बताओ, बी के साथ तो बीइंग लगाओगे, क्लियर है। तो देखो, पैसिव बनाते समय आपको बोलना पड़ेगा हैज या हैव, और बी की फॉर्म लगाओगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हैड की पैसिव बनाएंगे तो हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव शैल हैव तो विल हैव या शैल हैव और फिर इसके साथ बीन और फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं कहूं परफेक्ट में जो एक्टिव स्ट्रक्चर है खाली उसमें बीच में बीन लगा दो और तो पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव स्ट्रक्चर था, हैज हैव के साथ बीन के लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के तो पैसिव स्ट्रक्चर। और याद भी कैसे रखना है, बी की फॉर्म आपको ध्यान रखनी चाहिए। बी की फॉर्म प्योर फॉर्म है, बी फॉर्म प्योर फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीन। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस आईएनजी एक्टिव वॉइस है, वाज वर प्लस आईएनजी एक्टिव वॉइस है। पैसिव बनाना था तो इज एम आर के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म लगानी थी तो आईएनजी फॉर्म हट जाएगी। वाज वर के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर बन गया। देखो खाली पहले स्ट्रक्चर याद करा रहा हूं, अभी जब सेंटेंसेस फॉर्म करूंगा तो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा कि एक्टिव और पैसिव क्या है। ठीक है, ऐसे परफेक्ट में तीनों थे तो हैज हैव के साथ V3 एक्टिव है, हैज हैव के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, हैड के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, विल हैव शैल हैव V3 एक्टिव है, विल हैव शैल हैव प्लस बीन। और क्यों बीन लगा रहे, क्योंकि परफेक्ट है तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, तो बी की थर्ड फॉर्म लगाया बीन, बीच में बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी एक्टिव में भी थी, पैसिव में भी वही लग रही है। अब आ जाओ आप इंडेफिनिट टेंसेस में। देखो विल और शैल हमारे मॉडल है, ठीक है, विल और शैल हमारे क्या है, मॉडल है। अच्छा, विल और शैल के साथ हमेशा क्या लगाते हो, प्योर फॉर्म लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म और प्योर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में भी कौन सी फॉर्म, प्योर फॉर्म, तो प्योर फॉर्म इसमें क्या है, बी है। इसीलिए जो विल और शैल यानी कि मॉडल्स के जो पैसिव होते हैं वो होते हैं विल या शैल प्लस बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, जो मॉडल्स के पैसिव होते हैं विल शैल प्लस बी प्लस V3, यानी कि मॉडल्स प्लस बी प्लस V3। अगर कैन प्लस V1 है, देखिए मॉडल्स के साथ हमेशा V1, तो मैं कहूंगा शुड के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, तो आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में शुड प्लस V1। मॉडल है तो हमेशा V1, ये मैं 50 बार बात बता चुका हूं कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शुड के साथ V1 एक्टिव वॉइस है और शुड के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अब ये देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, डू डज डिड और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज। तो ये डू डज और डिड ये कभी पैसिव में यूज नहीं किए जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हमेशा और हमेशा वाज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज और वर बी की फॉर्म लगा दी और थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम और आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर बन गया आपका। बात समझ में आ रही सबको। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक बार अपने आप से दिमाग में रिवाइज कर लो, तो जब टेंस के एक्टिव स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर होंगे तो पैसिव स्ट्रक्चर्स बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर प्लस V3, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर प्लस V3, फ्यूचर इंडेफिनिट सब मॉडल के साथ बनाते हैं तो मॉडल प्लस V1 एक्टिव होता है, मॉडल प्लस B प्लस V3 पैसिव हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब के एनजी फॉर्म लगाते थे, इज एम आर के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाज वर के साथ आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पैसिव बनाना है, इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे, बी की कौन सी फॉर्म, बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर के साथ बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट तो सबसे आसान है, हैज हैव प्लस V3 था, बीन लगा दीजिए, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 पैसिव हो जाएगा। हैड के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, और विल हैव शैल हैव प्लस बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। अगर आप इसको नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट हो सकता है। और आई होप कि मैं ज्यादा बार बार इसको दोहरा नहीं रहा हूँ, मेरी आदत है कि मैं एक ही चीज को कई बार बोलता रहता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। आप इसे रिपीट कर लीजिएगा फिर से अगर आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स थे जो आपको आने चाहिए। अब हम एक्चुअल में एक्टिव और पैसिव करने जा रहे हैं, और इतनी बात आपको सोचिए क्लियर होनी चाहिए थी एक्टिव और पैसिव स्टार्ट करने से पहले। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट एक सेंटेंस लिखता और जबरदस्ती का पढ़ाने लगता कि देखो ये एक्टिव और ये पैसिव और ऐसे बनेगा ऐसे होगा। बट ये जो मैंने बातें इतनी देर आपसे करी ना, ये बात बहुत जरूरी है आपको सीखना एक्टिव और पैसिव को स्टार्ट करने से पहले। और जितनी बातें मैंने इसमें बोली कि टेंस के आप स्ट्रक्चर्स क्लियर कर लीजिए, टेंस के स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए तो अब यहीं पे क्लास को रोक के पहले आप ये स्ट्रक्चर्स अपने हाथ से 3, 3, 6 और 2, 8 इन 8 स्ट्रक्चर्स को बार बार लिख के बोल के दोहरा के आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस तो आप बोलो इज एम आर प्लस आईएनजी, और मैं कहूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस तो आप बोलो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। मैं कहूं पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस तो आप बोलोगे V2 या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड के साथ V1, और मैं कहूंगा पैसिव वॉइस तो आप बोलोगे वाज वर के साथ V3। मैं कहूंगा प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस तो आप कहोगे हैज हैव के साथ V3, और अगर मैं कहूंगा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस तो आप कहोगे हैज या हैव के साथ बीन लगा के V3। मैंने लॉजिक भी समझा दिया कि कैसे आप ये पैसिव बनाते समय बी की फॉर्म का यूज कर रहे हो और किस तरीके से कहां पे बी की कौन सी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं और यहाँ से हम जो अपनी क्लास है आज की वो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर बोल दूं, यहीं पे क्लास को रोक कर और ये सारी चीजें कवर कर लो। पहले इतनी चीजें अगर आपको याद हो तभी इसके आगे पढ़ो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक्टिव और पैसिव वॉइस।
चलिए अब एक्चुअल में जो प्रैक्टिस है वो हम स्टार्ट करेंगे, और एक्टिव पैसिव की क्लास आपको यहीं से आमतौर पर देखने को मिलेगी कि सीधे सेंटेंस लिखे जाएंगे और वहां से आपको समझाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने जो आपको बताया ना, जो सारी बेसिक्स जो चीजें बताई आपको अभी आधे घंटे तक, वो अगर आपने सीख लिया तो वहां से काम और आसान हो जाता है यहाँ एक्टिव पैसिव में। अब ये एक्चुअल में हम प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन है, जो 2 पहले मैंने एग्जाम्पल दिए थे वही लिख दिए और बाकी 4 अलग से एग्जाम्पल लिखे हैं। इन 6 क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको पूरे तरीके से जो मतलब एक पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंसेस का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, वो मैं क्लियर कर ले जाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब दोनों है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी एक्टिव का स्ट्रक्चर। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, एम टीचिंग हमारा वर्ब है, और किसको पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ा रहा हूं, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ध्यान से रखिए, सुनिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, और वर्ब में क्या चेंज करते हैं, बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी या बी की कोई फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रीपोजिशन बाई या कई बार कोई और भी प्रीपोजिशन लगाते हैं, बट जनरली हम बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं, और बाकी जो अलग से प्रीपोजिशन लगाने वो लास्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे आगे की क्लास में। तो सब्जेक्ट प्लस बी, बी की कोई फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और जो सब्जेक्ट था उसको अब हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो डूअर होता है, वो काम कर रहा होता है, वो एक्टिव होता है। पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअल में वो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। फिर से सुनिएगा, एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, वो काम कर रहा होता है। पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना तो देते हैं ऑब्जेक्ट को, बट वो काम नहीं करता है, उस पर काम होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअल में वो एक्टिव में सब्जेक्ट रहा होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ही सोल्ड माई कार, इसी क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। ही सोल्ड माई कार लिखा हुआ है, सोल्ड करने का काम किसने किया, ही ने, तो ही हमारा कौन सा हो गया, सब्जेक्ट। देखो अब कितने अच्छे से आपको समझ में आएगी वो सारी चीजें। अभी जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला कॉन्सेप्ट था वो भी समझ में आ जाएगा। क्या बेच दिया, मेरी कार बेच दी, तो ये कार मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और सोल्ड कौन सी वर्ब है, V2, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने कहा था पैसिव वॉइस में सब कुछ हटा के खाली वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड भी नहीं लगाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। डू, डज और डिड जो पॉजिटिव में हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, वो पैसिव में नहीं यूज होते हैं। डू, डज और डिड किसी भी हालत में पैसिव में यूज नहीं होंगे। तो अभी तो मैं पॉजिटिव वाक्यों की बात कर रहा हूं। तो ही सोल्ड माई कार, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो माई कार आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब V2 था, पैसिव बनाना था, तो वॉज बी की फॉर्म और सोल्ड थर्ड फॉर्म। सोल्ड थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है। अगर किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, तो जब तक वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लिखी जाएगी, अकेले लिखी जाएगी, तो हमेशा वो सेकंड फॉर्म बोली जाएगी, और जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखी जाएगी तो थर्ड फॉर्म बोली जाएगी। बाई प्रीपोजिशन लगा दो, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो माई कार वॉज सोल्ड बाई हिम, ही सोल्ड माई कार। अब दूसरी बात समझना, एक्टिव और पैसिव में कभी भी सेंटेंस की मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, और टेंस भी नहीं चेंज होना चाहिए। सेंटेंस की मीनिंग और टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर, मीनिंग अभी भी सेम है। उसने मेरी कार बेच दी, या मेरी कार उसके द्वारा बेच दी गई। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसी बात को एक दूसरे तरीके से कहा जा सकता है, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दोनों बात सेम है। जब मैं बोल रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे देखो मैंने डूअर को इंपॉर्टेंस दी, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। लेकिन जब मैंने बोला आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इस समय मैंने अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दी, पढ़ाने को इंपॉर्टेंस दी, काम को इंपॉर्टेंस दी, तो वो पैसिव वॉइस बन गया। आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके ऊपर काम हो रहा है और आपको पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है ये मायने नहीं रखता। तो एक्टिव और पैसिव का एक और बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि एक्टिव में सब्जेक्ट जो है ना उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो डूअर होता है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, और पैसिव में सब्जेक्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, काम को और जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे मैंने चोर को पकड़ लिया, ये एक्टिव वॉइस है, और चोर को मेरे द्वारा पकड़ा गया, ये पैसिव वॉइस है। जब मैं बोल रहा हूं मैंने चोर को पकड़ लिया, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, मुझे दी जा रही है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ लिया गया। अब किसके द्वारा पकड़ा गया इतना जरूरी नहीं है, चोर को पकड़ा गया ये जरूरी था। तो काम को इंपॉर्टेंस दी और ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है ये इंपॉर्टेंस दिया गया, तो इस टाइम पे ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, आगे देखो, एवरीवन लव्स हिम, मैं कहूंगा इसका टेंस बताओ, तो आप कहोगे सर लव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन लव करता है, एवरीवन, सब्जेक्ट हो गया, किसको लव करता है, हिम को, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर किसी वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी तभी तो उसका पैसिव बना पाओगे, अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगी तो उसका पैसिव नहीं बना पाओगे। ध्यान रखना इस चीज को, है ना। आगे चल के मिसलेनियस में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब कई बार वर्ब इंट्रांजिटिव होगी तब भी आप पैसिव बना लोगे,
बट अभी जो बातें मैं सिखा रहा हूं ये जनरल बातें, ठीक है। देखो एवरीवन लव्स हिम, पैसिव बनाना था तो हिम को सब्जेक्ट बनाओ, क्या बन जाएगा ही। जैसे यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम था तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। तो ही और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी पैसिव क्या होता था, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखो ही इज लव्ड बाय एवरीवन, बन गया, सही है। अब एक और देखो, ही डाइड इन मुंबई, मैंने कहा टेंस बताओ सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसीलिए सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी यहां आने से पहले कि सब कुछ, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप कहते हो सर ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मुझे आता ही नहीं है। डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पहले बता चुका हूं, वर्ब की फॉर्म जरूर पढ़ लेना। तो डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, स्ट्रक्चर भी पहले ही कह दिया था। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ही हमारा डूअर हो जाएगा, मरने का काम ही ने किया, मर गया ही, बात ही की हो रही है तो डूअर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बीच में आ गया इन, और दो ही चीज के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो वर्ब के और या तो प्रीपोजिशन के। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा और वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और तभी तो उसका ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना पाओगे। लेकिन जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं या फिर बीच में प्रीपोजिशन आ गया तो ये नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो इस वर्ब को तो ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, ये वर्ब तो इंट्रांजिटिव हो गई, और जब इंट्रांजिटिव हो गई तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर किसको सब्जेक्ट बनाओगे, तो इसका पैसिव नहीं बन पाएगा। अब पेपर में जो एरर आएगा ना, समझना, बहुत बहुत लॉजिकल बात मैं बता रहा हूं और गजब मतलब आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे अभी एक सेंटेंस लिख दूं कि बताओ ही वॉज डाइड इन मुंबई, ये सेंटेंस क्यों गलत है, मैं ये भी बता रहा हूं ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, तो आप इसका रीजन नहीं बता पाते। बट अभी देखो मैं समझाऊंगा कितना अच्छा आपको समझ जाएगा। मैं कहूंगा वॉज डाइड कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपको बताना पड़ेगा सर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर्ब के साथ V3 फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, और वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर कोई पैसिव स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बिल्कुल बन गया। तो जिस तरह से इसका बना उसी तरह से वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका भी एक्टिव स्ट्रक्चर बनना चाहिए। बट क्या वॉज डाइड का एक्टिव स्ट्रक्चर बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, क्योंकि ही वॉज डाइड अगर लिख दिया तो इसका मतलब उसको मार दिया गया, बट ये मार दिया गया, मर गया। तो ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जब इसका ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो आप सब्जेक्ट किसको बनाते, ध्यान से सुनना, ही डाइड और इसका ऑब्जेक्ट था ही तो आप सब्जेक्ट किसको बनाते, और आपने ही को सब्जेक्ट बना दिया, इसका मतलब ही एक्टिव वॉइस में डाई का ऑब्जेक्ट था तभी तो इसको सब्जेक्ट बनाया। ध्यान से सुनना, ही इज लव्ड बाय एवरीवन, तो ही को आप, ये पैसिव वॉइस है तो ही को आपने सब्जेक्ट बनाया, इसका मतलब एक्टिव में ही लव का ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल ही लव का ऑब्जेक्ट था, हिम था। उसी तरह से वॉज डाइड का अगर ही सब्जेक्ट है और वॉज डाइड पैसिव स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ही जो है एक्टिव में यहाँ पे डाई का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है। ही वॉज डाइड इन मुंबई एक स्ट्रक्चर ही गलत है, कभी हो ही नहीं सकता है। बात समझ आ गई, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का आप आमतौर पर पैसिव नहीं बना पाओगे। क्लियर, चलो अगला देखो, दे हैव हेल्प्ड मी, मैं कहूंगा हेल्प मी, कौन सा टेंस है सर, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो तो ही हो जाएगा। अब ही की वजह से हैव नहीं लगाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ही हैज लगाना पड़ेगा, ही के साथ हैज, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब, ही हैज, और पैसिव बनाने के लिए बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज बीन हेल्प्ड बाय देम, बन गया कि बन गया, ही हैज बीन हेल्प्ड बाय देम। आई हैव कंप्लीटेड माय चैप्टर, आई हैव कंप्लीटेड माय चैप्टर, अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, टेंस कौन सा है सर, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है, हैव कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट किसने किया, आई ने, और क्या कंप्लीट किया, माय चैप्टर, पैसिव बनाना है, माय चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। क्लियर है, आगे देखो, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, शुड और एडमायर, शुड क्या है सर, मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर क्या बताया था, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल शैल प्लस बी प्लस V3, सर फ्रीडम फाइटर में आया ये, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी मॉडल प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडमायर्ड बाय अस, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, द फ्रीडम फाइटर शुड बी एडमायर्ड बाय अस। एक और देख लो, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, टेंस कौन सा है सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव वॉइस, हाँ बिल्कुल एक्टिव वॉइस, क्यों एक्टिव वॉइस, क्योंकि हेल्प करने का काम ही कर रहा है, एवरीवन लव्स हिम, एक्टिव है पैसिव है सर, एक्टिव है, कैसे पता, लव करने का काम एवरीवन कर रहा है। ही सोल्ड माय कार, कार बेचने का काम किसने किया, ही, तो एक्टिव वॉइस। हमें एडमायर करना चाहिए, किसको एडमायर करनी चाहिए, हमें, तो एक्टिव वॉइस।
उन्होंने हेल्प किया उसकी, किन्होंने हेल्प किया, उन्होंने, तो सर एक्टिव वर्ब्स। लेकिन मेरा कार जो है ना, मेरी कार बेच दी गई, तो मेरे कार ने कोई काम नहीं किया, मेरे कार को बेचने का काम किया, पैसिव वॉइस। उसको प्यार किया जाता है तो वो कोई काम नहीं करता, उसको प्यार किया जाता है, पैसिव वॉइस। उसकी मदद की गई है, उसने कोई काम नहीं किया, पैसिव वॉइस। फ्रीडम फाइटर्स को एडमायर किया जाना चाहिए, फ्रीडम फाइटर्स कोई काम नहीं करेंगे, उनको एडमायर किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस। अगेन इस क्वेश्चन को देखना, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई की मदद कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पैसिव बनाना है, इज एमआर के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में, कॉन्टिन्यूअस में, तो बना दो हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, बन जाएगा। आगे देखना, हेल्प करने का काम ही कर रहा था, एक्टिव वॉइस। अब उसका भाई हेल्प नहीं कर रहा, उसके भाई की मदद की जा रही है, तो पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव का सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है। जैसे आई कैन डू दिस, तो कैन आपका मॉडल है, डू आपका फर्स्ट फॉर्म है, आई कैन डू दिस, मैं इस काम को कर सकता हूं। पैसिव बनाना है, दिस कैन बी डन बाई मी, दिस कैन बी डन बाई मी, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर। चलिए आज की क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने असर्टिव के पैसिव बना रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किया गया कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाते हैं, और जो पैसिव वॉइस के बेसिक्स हैं वो भी आपको बताए गए हैं। अगर आपने टेंस नहीं दिखा है तो सबसे पहले आप टेंस कवर कीजिए, क्योंकि अगर आपने टेंस नहीं सीखा तो फिर पैसिव करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी बच्चे पहली बार इस क्लास में हैं वो प्लीज इस क्लास से चले जाएं, ये क्लास आपके लिए नहीं है। अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर नहीं क्लियर है, अगर आपको पैसिव का बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो ये क्लास आपके किसी काम का नहीं है। आप कहीं से भी सीख के आइए, लेकिन पहले उसको सीखिए, फिर ये क्लास कंटिन्यू करिए। आज की इस क्लास में जो पैसिव वॉइस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है असर्टिव से। तो क्लास को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। अगर आप मेरी क्लास स्टार्टिंग से देख रहे होगे तभी आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बी की फॉर्म लिख रखी है। बी की फॉर्म होती है, प्योर फॉर्म बी होती है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म बीन, आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है। बी या बी की किसी फॉर्म की हेल्प से जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव फॉर्म करते हैं। जब कभी भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना होता है तो इज एम आर प्लस V3, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना हो तो वॉज वर प्लस V3। जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इन्हीं दो के पैसिव बनाते हैं हम, तो वहां पे हम इज एम आर प्लस बीइंग ये वाला और प्लस V3, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। जो भी परफेक्ट टेंस है उसमें ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में V3 लगी ही होती है, तो खाली बस बीन चिपकाना होता है बीच में। तो हैज बीन, हैव बीन प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, हैड बीन V3 पास्ट परफेक्ट, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन V3 फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव हो जाएगा। जो भी आपके मॉडल्स हैं जैसे विल, शैल, कैन, कुड, इन सब के पैसिव बनाने के लिए हम प्योर फॉर्म बी का यूज करते हैं। तो विल बी, शैल बी V3, कैन बी V3, शुड बी V3। इसके अलावा मैंने ये स्ट्रक्चर लिख रखा है एक बार सेंटेंस का, ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, डज ही नॉट राइट अ लेटर, व्हाई डज ही राइट अ लेटर, एंड व्हाई डज ही नॉट राइट अ लेटर। इनको लिखने का सिर्फ एक मतलब है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है। ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं, लेकिन जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करता हूं तो मुझे लगता है जो भी उसमें छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं पैसिव के बेसिक्स बता चुका था, बट फिर भी मैंने इनको लिखा एक बार फिर से, ताकि मैं वो एक बार रिवाइज करा सकूं, रिकॉल करा सकूं। तो यहां पे कहने वाली बात ये थी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो सब्जेक्ट के पहले आता है। इंट्रोगेटिव वर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आना। ये बात आप नरेशन में और अच्छे से समझ पाओगे कि क्यों हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को नरेशन में हम चेंज करके असर्टिव में करते हैं तो वहां पे इसकी वैल्यू समझ में आती है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले होना और हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के बाद होना। इंट्रोगेटिव वर्ड वहां पे सेकेंडरी बन जाएगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन मार्क तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन सबसे जरूरी है आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के पहले होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब बड़ा जरूरी है कि जो आपके सामने ये 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इन 3 सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम इत्मीनान से, बहुत ध्यान से इन 3 सेंटेंसेस के मैं पैसिव वॉइस बड़े आराम से बनाऊंगा, आप इनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला सेंटेंस हमारे पास, डज ही स्पीक मराठी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस सेंटेंस का टेंस बताइए तो आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बात तो आप क्लियर करके आए होंगे पहले की क्लासेस से। तो पहले जो क्लास आपने कर रखी है उसमें आपको पता चल गया डज के साथ स्पीक लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यही हमारी वर्ब है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। स्पीक करने का काम कौन कर रहा है? ही,
और क्या स्पीक कर रहा है, मराठी। तो मराठी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी अगर देखी जाए तो मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों है, डज ही स्पीक मराठी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनता है इज एमआर के साथ V3। क्लियर है आपको, इज एमआर के साथ V3। तो आप अगर ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाओगे तो ये डज जो हेल्पिंग वर्ब है ये गायब हो जाएगी, क्योंकि उसमें इज एमआर, जैसे मान लो आप लिखा रहता है ही राइट्स, या आप लिख दो ही स्पीक्स मराठी, ही स्पीक्स मराठी। तो इसका पैसिव क्या बनाओगे, मराठी इज स्पोकन बाय हिम, मराठी इज स्पोकन बाय हिम, ये लिखोगे ही स्पीक्स मराठी। तो इसका पैसिव बनाओगे मराठी इज स्पोकन बाय हिम। तो इसी तरह से डज ही स्पीक मराठी का जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव वर्ब्स में इज एमआर प्लस V3 लगाना है, डज तो गायब हो जाएगी। तो यहां पे लिखना पड़ेगा इज, मराठी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओगे मराठी स्पोकन बाई, और सब्जेक्ट ही था तो बाई हिम। पैसिव वर्ड्स में ये बात बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको कि इंटरोगेटिव के पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आप पैसिव वर्ड्स बनाओगे वो इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रहेंगे। क्वेश्चन मार्क यहां पे भी था, क्वेश्चन मार्क यहां पे भी रहेगा। ये बात कंफ्यूजन होती है आगे चल के जब आप नरेशन पढ़ते हो, तो वहां पे बड़ा दिमाग को ये चीज परेशान करती है। पैसिव वर्ड्स में हम कभी टेंस नहीं चेंज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पैसिव वर्ड्स में हम कभी टेंस को चेंज नहीं करते हैं। फिर से समझिएगा, डज ही स्पीक मराठी का जो पैसिव वर्ड्स बनाना था, डज और स्पीक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है इज एमआर के साथ V3, मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, ही स्पीक्स मराठी, मराठी इज स्पोकन बाय हिम। तो इसको बनाते समय हमने ये क्या काम किया कि इज एमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी इज पहले क्यों लिखा डज की जगह पे, क्योंकि इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, तो मराठी के पहले। यही बात तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाना चाह रहा था, और इसी वजह से समझाना चाह रहा था कि आप गलती मत करो। इज जो है मराठी के पहले आएगा, इज मराठी स्पोकन बाय हिम। जितना अच्छा आप पहला समझोगे उतना ही अच्छा दूसरा समझो, उतना ही अच्छा तीसरा समझो, और फिर इसके बाद उतने ही आसान हो जाएंगे सेंटेंसेस। अगला है डिड ही कॉल यू। मैं कहूंगा इसका टेंस बताओ, तो आप कहोगे सर डिड है और कॉल है, तो यही तो हमारी वर्ब फॉर्म कर रही है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कॉल करने का काम कौन कर रहा है, ही, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। किसको कॉल किया, यू को, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये हमारी हो गई एक तरह से देखी जाए तो मेन वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से मिलकर बनी हुई है। ठीक, मैं इसको एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ही कॉल्ड यू। अभी तक आपने ये पढ़ा था ही कॉल्ड यू, इसका पैसिव बनाना था, तो आपको पता है कॉल्ड जो है ना ये V2 है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बनेगा यू वर कॉल्ड बाय हिम, यू वर कॉल्ड बाय हिम। अब इंट्रोगेटिव है डिड ही कॉल यू, पैसिव बनाना है, तो पैसिव वर्ब में वॉज वर्ब प्लस V3 होगा पास्ट इंडेफिनिट का। अगर पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वॉज वर्ब प्लस V3 होगा, यू ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाओगे, यू ऑब्जेक्ट को जब, तो यू की वजह से वॉज लगाओगे, वर लगाओगे, वर लगाओगे, तो आप लिखोगे वर यू कॉल्ड बाय हिम, वर यू कॉल्ड बाय हिम। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ही कॉल्ड यू का इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डिड ही कॉल यू होगा। इसी तरह से यू वर कॉल्ड बाय हिम का इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वर को आगे लाना पड़ेगा ना, देखो वही स्ट्रक्चर बन गया, वर यू कॉल्ड बाय हिम। अब मुझे लगता है कि तीसरा वाला सेंटेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, हैव यू फिनिश्ड द टास्क। तो मैं कहूंगा इसका टेंस बताओ। सबसे पहले टेंस ध्यान रखना है, सर हैव और फिनिश लगा हुआ है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिनिश करने का काम किसने किया, यू ने, तो यू आपका सब्जेक्ट है। क्या फिनिश किया, टास्क, तो टास्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाना था, हैव और फिनिश के बीच में बीन लगाना होता है, ये भी आपको पता है। इसको भी एक बार लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि और अच्छा समझ में, यू हैव फिनिश द टास्क, तो इसका पैसिव बनेगा द टास्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू, द टास्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू। पैसिव बनेगा द टास्क को आप आगे लाओगे, हैज बीन फिनिश्ड। अभी हैज क्यों लगाए ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव दोनों लगती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगाओगे, प्लूरल है तो हैव लगाओगे। बात क्लियर है? अब वापस यहीं आ जाओ, तो बनाओगे पैसिव, द टास्क को सब्जेक्ट बनाओगे तो इस हैव की जगह पे हैज करना पड़ जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के पहले ही रहेगी, है ना, तो हो जाएगा द टास्क, हैज द टास्क। हैव द टास्क क्यों लिखा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया तो हमने ये देख लिया कि इसकी वजह से हैज लगाना पड़ेगा। हैज द टास्क बीन फिनिश्ड, ध्यान रखिएगा, बीन फिनिश्ड बाय यू, और इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रहेगा।
बीन को इसके पहले लिख सकते थे क्या सर? बिल्कुल नहीं लिख सकते थे। एक ही हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट के पहले आएगी, दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा मेन वर्ब के साथ चिपक जाएगी। तो हैज द टास्क बीन फिनिश्ड बाय यू। एक और क्वेश्चन, सर क्या हैज को टास्क के बाद नहीं लिख सकते? तो द टास्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू। बहुत सारे लोग ऐसा बना देंगे। कई बार क्या होता है जब इंट्रोगेटिव के पैसिव आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा हैव यू फिनिश्ड द टास्क का पैसिव बनाओ, तो आप यही वाला बना दोगे, द टास्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू। तो ये तो असर्टिव का पैसिव बन गया ना, इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे? तो सर ये जो दो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना, इसमें से एक तो मेन वर्ब के साथ रहेगी और ये जो हैज है ना इसी को आगे कर दोगे तो ये बन जाएगा हैज द टास्क बीन फिनिश्ड बाय यू। अगर आपको ये 3 सेंटेंसेस नहीं समझ में आए तो वापस से इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, इन 3 सेंटेंसेस को फिर से समझिए, फिर से सीखिए, फिर इसकी आगे देखिए। अब जो ये 3 सेंटेंसेस है ना, बहुत ही आसान है इन 3 सेंटेंसेस को बनाना। जितना अच्छा आपने इससे पहले सीखा उतना ही आसान अब होता जाएगा। वर यू वॉशिंग माई ड्रेस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस का मुझे आप टेंस बताइए, तो आप कहोगे सर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव बनाते समय उसमें बीइंग लगाना पड़ता था, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट तो बना देते क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। ध्यान से सुनना, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो उसी तरह से बन जाएगा वर यू वॉशिंग माई ड्रेस, वॉश करने का काम कौन कर रहा है? यू, तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या वॉश कर रहा है? ड्रेस, तो ड्रेस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे माई ड्रेस को, तो माई ड्रेस की वजह से वर नहीं लगाना पड़ेगा, माई ड्रेस की वजह से वॉज लगाना पड़ेगा। यही बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है पैसिव में, कई बार यहां पे भी गलती करते हैं बच्चे। तो जब माई ड्रेस को सब्जेक्ट बनाओगे तो माई ड्रेस की वजह से वॉज लगाना पड़ेगा, और वॉज माई ड्रेस के पहले रहेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो वॉज माई ड्रेस बीइंग वॉश्ड बाय यू, और इंट्रोगेटिव का साइन लगेगा। अब 2-3 बातें हैं जो मैं बहुत बार क्लियर कर रहा हूं और एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं और हर बार क्लियर करता रहूंगा। सर क्या ये वॉज माई ड्रेस के बाद रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, तब ये असर्टिव का पैसिव बन जाएगा। माई ड्रेस वॉज बीइंग वॉश्ड बाय यू, तब ये असर्टिव का पैसिव बनेगा। इंट्रोगेटिव की पहचान ही होती है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो एक बात आप यहां पे देख रहे हो वर्ड है तो इसीलिए वॉज से स्टार्ट किया। दूसरी बात, माई ड्रेस के बाद जो बीइंग लिखा है इसको भी पहले लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बीइंग को इसके पहले नहीं लिख सकते। एक ही हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी, दूसरी वाली जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ये इसको मेन वर्ब के साथ ही चिपका कर रखेंगे। तो वॉज माई ड्रेस बीइंग वॉश्ड बाय यू। समझ में आ गई बात बहुत आसानी से। अगला देखो, विल यू चीट हिम, क्या तुम उसको चीट करोगे? मैं टेंस पूछूंगा, आप कहोगे सर विल के साथ चीट लगाया, विल मॉडल है लेकिन फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर दिखाने के लिए काम आता है। तो विल चीट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, चीट करने का काम कौन कर रहा है? यू, तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। किसको चीट कर रहा है? हिम को, तो हिम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सर पैसिव बनाना था, विल बी प्लस V3 होता है मॉडल का पैसिव, या विल प्लस V1 का पैसिव। आई विल टीच यू, तो यू विल बी टॉट बाय मी, तो इसका बन जाएगा विल, हिम को सब्जेक्ट बनाओ तो ही, बी चीटेड बाय यू, और फिर से इंट्रोगेटिव साइन। विल ही बी चीटेड बाय यू, बहुत सारे लोग इसका क्या बना देंगे? विल ही चीटेड बाय यू, तो विल ही चीटेड और बी को गायब कर दोगे तो विल के साथ चीटेड नहीं आ सकता, विल के साथ चीटेड नहीं आ सकता। तो इसको ध्यान रखना है, विल यू चीट हिम, इसका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट ही बनाया, विल को हम स्टार्टिंग में ही लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले, तभी ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रह पाएगा। और पैसिव वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होती है, टेंस अगर इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में ही रहेगी, मतलब सॉरी टेंस के साथ साथ स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो विल ही बी चीटेड बाय यू बन पाएगा। बी जो है वो मॉडल का पैसिव होता है, विल बी प्लस V3, तो इस बी को मिस मत कीजिएगा, एक गलती। विल को ही के बाद मत लिखिएगा, 2 गलती। अगर ही के बाद लिखेंगे तो ये असर्टिव का पैसिव बन जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और तीसरा ये कि बी को ही के पहले मत लिखिएगा, जो दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब है वो चीटेड के साथ ही रहेगी। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगेन वही है, कैन और सॉल्व एक साथ बन जाएंगे, मॉडल प्लस V1। कौन सॉल्व करेगा? यू, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या सॉल्व करेगा? तो दिस क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाना है, बहुत आसान है। कैन प्लस V1 का पैसिव, मॉडल प्लस V1 का पैसिव, मॉडल प्लस B प्लस V3। तो दिस क्वेश्चन को सब्जेक्ट बनाओगे और यू को ऑब्जेक्ट बनाओगे। और कैन सॉल्व का पैसिव होता है कैन बी सॉल्व, कैन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कैन दिस क्वेश्चन
बी सॉल्व बाय यू और इंटरोगेटिव का साइन। फिर से सुन लो सर, क्या इस बी को दिस क्वेश्चन के पहले ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि ये जो बी है ना, ये सॉल्व के साथ लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एक ही मानी जाएगी और इसी को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो कैन को दिस क्वेश्चन के पहले लिखेंगे और बी को सॉल्व के साथ लिखेंगे। सर क्या कैन को दिस क्वेश्चन के बाद ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, बट वो असर्टिव का पैसिव बन जाएगा। तब हो जाएगा दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यू, तब यहां फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और ये असर्टिव सेंटेंस का पैसिव होगा। जब आप बोलोगे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव भी इंटरोगेटिव में ही रहेगा। कैन से स्टार्ट किया था कैन से ही रहेगा। सॉल्व की जगह पे बी सॉल्व लिखना पड़ेगा। इसका पैसिव बनाते समय मॉडल प्लस V1 का मॉडल प्लस B प्लस V3 होता है। दिस क्वेश्चन को सब्जेक्ट बना दिया, यू को ऑब्जेक्ट बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है? तो देखिए आज की इस क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड से बनने वाले जो सेंटेंस है उनके पैसिव सीखेंगे। इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे उनके पैसिव किए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, जो भी इससे पहले क्लासेस रही हैं पैसिव वर्ब्स की, तो आप प्लीज पहले उन क्लासेस को कवर करिए, फिर आप इस क्लास पे आइए, नहीं तो ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कहीं से भी आपने कर रखा हो तो फिर ठीक है, नहीं कर रखा हो कहीं से तो यहां भी मत देखिए और कहीं भी मत देखिए। ठीक, चलिए आज के लिए जो दो सेंटेंस है, बहुत ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सीधे क्लास पे आता हूं। जो बात है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब। तो देखिए आपका इंटरोगेटिव वर्ड से पैसिव बन रहा है। इससे पहले हमने किया था डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब। अब की बार हम करने जा रहे हैं व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब। तो बहुत आसान है। जब हमने ये वाला किया था, अभी भी देखो डिड से अगर बनाते तो इसको हम इससे पहले क्लास में किए थे। अब हमको खाली इसके पहले क्या लगा देना, इंटरोगेटिव वर्ड। तो फिर इस क्लास को मैंने अलग क्यों किया? अगर ऐसा है कि सर इससे पहले तो हमने डिड से बनने वाले सेंटेंस बनाए ही थे, डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब, तो फिर इसमें अलग क्या था? आप उसी क्लास में पढ़ा देते, खाली इसमें वाई लगा देना था। तो नहीं, अभी इन दो क्वेश्चंस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक, तो चलिए पहले इसको बनाते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। देखते हैं कि रिफ्यूज किया गया है और डिड लिखा गया है, तो ये हमारी वर्ब है। और मैं फिर से वही पूछूंगा कि ये कौन सा टेंस है? डिड के साथ रिफ्यूज अगर लिखा गया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। रिफ्यूज करने का काम कौन किया? योर फादर। तो योर फादर क्या है? हमारे सब्जेक्ट। क्या रिफ्यूज किया है? सच एन ऑनरेबल जॉब। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड को इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह ही उतारिए, इसको हटाइएगा मत। इसके अलावा डिड और रिफ्यूज आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वॉज वर्ब के साथ V3। जब सच एन ऑनरेबल जॉब को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा इस सब्जेक्ट के पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखा होना चाहिए, वॉज या वर। तो लिखना पड़ेगा वाई वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब, सच एन ऑनरेबल जॉब, वाई वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज्ड बाई योर फादर। अब ध्यान दीजिए, जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं थे तब हमने बनाया था डिड योर फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब, तो हम बनाते वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज्ड बाय योर फादर। अभी हमने खाली इंट्रोगेटिव वर्ड लगा दिया। अभी तो कोई बहुत चेंज नहीं किया है, पीछे वाली जो क्लास थी, इससे पहले वाली क्लास, उसी से सीख लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है व्हेन डू यू हेल्प मी होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, व्हेन डू यू हेल्प मी। ठीक है, यहाँ यू छूट गया है, तो व्हेन डू मैंने इसी वजह से पहले लिख दिया था कि हमारा टाइम बचेगा। व्हेन डू यू हेल्प मी, ठीक है, तो व्हेन डू यू हेल्प मी लिखा हुआ है और इसका पैसिव बनाना है। तो फिर ध्यान दो, डू और हेल्प लिखा है, मैं कहूंगा टेंस बताओ तो आप कहोगे सर डू के साथ हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हेल्प करने का काम किसने किया? यू ने। तो यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट। किसकी हेल्प की है? तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब व्हेन डू यू हेल्प, डू हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज हमारे साथ V3 लगेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड वापस ऐसे ही लिख दीजिए सर, व्हेन मी को सब्जेक्ट बना दीजिए तो आई, तो आई की वजह से क्या लिखना पड़ेगा? एम। यही ध्यान देना है, व्हेन के साथ डायरेक्ट इज मत लिखिए, आर मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए। आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना तो उसकी वजह से क्या लिखना पड़ेगा? तो व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। अगर ये व्हेन नहीं होता तो लिखा होता डू यू हेल्प मी, तो इसका पैसिव बनता एम आई हेल्प्ड बाय यू। और सबसे पहली क्लास जो हमने असर्टिव में पढ़ी थी, अगर इस डू को हटा देते, इसको पॉजिटिव में कर देते, तो हम लिखते यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो। तो देखो इसका बनता
मी का आई, एम को यहां लिखना पड़ता है, आई एम हेल्ड बाई यू। यही बात मैंने पिछली क्लास में आपको बार बार समझाई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये सब्जेक्ट के पहले आएगा। कहा था हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, और ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ये तो पहले आएगा ही आएगा। वाक्य के शुरू में ही इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखते हैं। तो ये आप एक बार नोट कीजिए, तब तक मैं इसको रफ करके नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं। देखो, तो अभी 2 सेंटेंसेस फिर से लिख दिए, हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग एंड हुम डिड दे इनवाइट। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड को, इंट्रोगेटिव वर्ड से जो बनने वाले पैसिव वॉइस थे उनको मैंने उस क्लास से अलग क्यों कर दिया। ठीक, अब की बार जरा समझिएगा, मैं कहूंगा इसका टेंस बताओ तो आपको हैज कंपोज लिखा हुआ है सर, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल सही है। कंपोज किसने किया है? हु ने। अगर ध्यान देना, हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग, अगर आप इसका आंसर दोगे तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। राम हैज कंपोज दिस सॉन्ग, दे हैव कंपोज दिस सॉन्ग, माय फादर हैज कंपोज दिस सॉन्ग। तो जो आप जवाब दे रहे हो वो जवाब हु में छिपा हुआ है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ध्यान देना, इंट्रोगेटिव वर्ड ही क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तभी ऐसा हो पाया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आया। अभी तक इंट्रोगेटिव वर्ड में हेल्पिंग वर्ब का क्या था? सब्जेक्ट आ रहा था। लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करने लगेगा तब ऐसा कैसे हो पाएगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड तो वाक्य के शुरू में लिखा जाता है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख जाना चाहिए था। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करे तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड को शुरू में लिखना पड़ता है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड बराबर सब्जेक्ट दोनों शुरू में लिखा जाएगा, तब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आ पाएगा। वो बात बहुत साफ तौर पे यहां लिखी गई है। तो हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या कंपोज किया है? दिस सॉन्ग। तो ये दिस सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? और ये हमारा मेन वर्ब है जिसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बना हुआ है। इसका पैसिव बनाओगे तो हैज कंपोज का पैसिव हैज बीन या हैव बीन कंपोज हो जाएगा। ये तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। तो अभी मैं आपको सिंपल तरीके से पहले बना रहा हूं, जो कि ये गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस ऐसा बना रहा हूं कि अगर इसका पैसिव बनाते तो आप लिखते दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय whom। दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय whom। अगर ऐसा आपने लिख दिया तो आप एक चीज और नोटिस करो कि दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय whom अगर लिखा तो बाय whom पीछे चला आया, इंट्रोगेटिव वर्ड पीछे चला आया। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के लास्ट में नहीं लिखा जाता। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के लास्ट में नहीं लिखा जाता है, आप उसको आगे लिखना पड़ेगा। तो एक गलती आपको ये सही करनी है कि बाय whom को उठाकर आगे रखना है, बाय whom को उठाकर आगे रखना है। दूसरी चीज ये है, अब की बार आपको सब्जेक्ट मिल गया, अब इंट्रोगेटिव वर्ड अलग हो गया क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट बनाया ना, सब्जेक्ट दिस सॉन्ग हो गया। तो अगर दिस सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये एक इसके पहले रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले की क्लास में मैंने इस बारे में बहुत बार बोला था कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब के साथ चिपक जाएगी और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के पहले रहेगी, तभी इंट्रोगेटिव का पैसिव बन पाएगा। तो रियल मायने में जो इसका पैसिव बनेगा वो बनेगा बाय whom हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज्ड। मैं फिर समझा दे रहा हूं एक बार, और ये इंट्रोगेटिव का साइन, क्योंकि यहां पे तो हम इंट्रोगेटिव का साइन भी नहीं लगा सकते थे। हैज दिस सॉन्ग के बाद लिखा गया था और बाय whom बाद में लिखा गया था। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन था आपके पास हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग। मैंने कहा इस सेंटेंस का आप मुझे स्ट्रक्चर बताइए, तो आपने कहा हैज और कंपोज लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या कंपोज किया गया है? सॉन्ग कंपोज किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन कंपोज किसने किया है? सर ये तो लिखा ही नहीं है, तो हु में छिपा हुआ है। राम हैज कंपोज दिस सॉन्ग, माय फादर हैज कंपोज दिस सॉन्ग, दे हैव कंपोज दिस सॉन्ग। तो हु जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वही हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा तभी आपको ये चीज ध्यान देने वाली है कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, बल्कि वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में लिखा जाता है तो इसको यहां पे लिखना ही पड़ेगा। अब इसका पैसिव जब बनाएंगे तो क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हु को बाय whom करना पड़ेगा। दिस सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये यहां आ जाएगा और हैज कंपोज का हैज बीन कंपोज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही क्योंकि इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव ही होगा, ये मैंने इससे पहले की क्लास में बहुत बार बोला था, अब ये आपको समझ में आ रही होगी और ये काम आ रहा होगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा तो दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज न लिख के इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना पड़ेगा। और ये दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही लिखी जाएगी, ये भी बात मैंने इससे पहले क्लास में कही थी। तो हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज बाय whom होना चाहिए था। अगेन सही बात है, लेकिन फिर क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के लास्ट में नहीं लिखे जाते तो इस बाय whom को पूरा आगे उठा के लिखेंगे और बाय whom हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज। आई होप कि अब ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे देखो, नहीं आया तो फिर से देखो ना, नहीं आया तो फिर से इसको देख लो।
whom did, लेकिन मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं ये गारंटी है कि आपको इतने अच्छे ढंग से आपको नहीं मिल पाएगा समझने को, इसलिए बहुत ध्यान से समझो। होंगे कुछ लोग जरूर होंगे समझाने वाले, बट इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। whom did they invite, whom did they invite, तो मैं कहूंगा इसका टेंस बताओ। सर डिड और इनवाइट लिखा हुआ है, तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चल गया? सर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? किसने इनवाइट करने का काम किया है, समझिएगा ध्यान से, किसने इनवाइट करने का काम किया है? सर दे ने, तो दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। किसको इनवाइट किया गया है? सर जिसको भी इनवाइट किया गया है ना, ये इंटरोगेटिव वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो, दे इनवाइटेड राम, दे इनवाइटेड माई फादर, दे इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। जिसको भी इनवाइट किया गया है, अब की बार इंटरोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु जब सब्जेक्ट का काम करता है तो हु लिखते हैं, लेकिन जब हु ऑब्जेक्ट का काम करता है तो हुम लिखते हैं। इसीलिए इस बाई के बाद हुम लिखा जाता है, क्योंकि बाई के बाद बाई प्रीपोजिशन है, तो हु ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो बाई हुम लिखना पड़ेगा। लेकिन हुम जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो हु, लेकिन जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हुम। तो हुम डिड दे इनवाइट। अब की बात देखो, जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था तो देखो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव वर्ड तो पहले लिखना ही पड़ेगा, चाहे ऑब्जेक्ट काम करे चाहे सब्जेक्ट काम करे, उसको शुरू में लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट देखो आ गया इस बार, और इनवाइट आपकी मेन वर्ब। पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। डिड प्लस इनवाइट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वॉज वर्ब के साथ V3 लगाओगे, सही बात है। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, ये हुम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओगे। तो जब हुम को सब्जेक्ट बनाओगे ना, तो यहां पे लिखना पड़ेगा हु। पहले ये समझ लेना, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जो हु है ना, जब सब्जेक्ट होगा तो हु होगा, लेकिन हु को जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा? हुम। बाई के बाद हुम लिखा था, यहां इंटरोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसीलिए हुम लिखा है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाओगे, तो यहां पे हुम का क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो सर ऑब्जेक्ट है तो वाक्य के शुरू में कैसे आ गया? अभी तक तो हमने जितनी बार ऑब्जेक्ट पढ़ा वाक्य के अंत में पढ़ा था। ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड ही जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो फिर ये बात आ जाएगी कि वो वाक्य के शुरू में ही लिखा गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड को हमको शुरू में ही लिखना होगा। तो वो ऑब्जेक्ट का काम करे चाहे सब्जेक्ट का काम करे, वो हमको लिखना ही पड़ेगा। अब वो चाहे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ना आए और चाहे ऑब्जेक्ट बाद में ना लिखा जाए, हमको उसको शुरू में लिखना पड़ेगा। तो इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा? हु। जैसे यहाँ हुम को सब्जेक्ट बनाया क्या बनता? हु, तो इसको मैं हु। डिड और इनवाइट का पैसिव वॉइस बनाओगे तो वॉज वर्ब के साथ V3 बनेगा, तो बनेगा हु वॉज इनवाइटेड, हु वॉज इनवाइटेड, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो तो बाई देम। हु वॉज इनवाइटेड बाई देम। हुम डिड दे इनवाइट, तो इसका पैसिव बनाओगे तो बनेगा हु वॉज इनवाइटेड बाई देम। बात को समझना, कितना भी कठिन आ जाए इंट्रोगेटिव का पैसिव, अभी इससे भी लेवल आगे बढ़ जाता है आपका इंट्रोगेटिव में, इससे भी लेवल आगे बढ़ता है, लेकिन हर बार यही रूल काम करेगा जब आप उस इंट्रोगेटिव वर्ड को सब्जेक्ट बना रहे हो कि ऑब्जेक्ट बना रहे हो। अगर नहीं बन रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इससे पहले भी 2 किए थे ना, उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड अलग था, सब्जेक्ट अलग था, ऑब्जेक्ट अलग था, तब तो बहुत आसान है। आप ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड को ढक लो, वो हेल्पिंग वर्ब वाला बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। जब इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे तभी ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि उसको समझना पड़ेगा सही ढंग से कि इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका बन पाएगा हुम डिड दे इनवाइट का हु वॉज इनवाइटेड बाय देम। आप यहां तक नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा रफ करके अगले 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। चलिए एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से। एक है हमारे पास व्हाट कॉजेस कैंसर, फिर हमारे पास है व्हाट डिड यू बाई, और फिर है विच बुक डिड यू बाई। फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड से बनने वाले जो सेंटेंस थे वो हमने पिछली वाली क्लास से अलग इसलिए कर दिए क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से बन रहे थे और ये इंट्रोगेटिव वर्ड से बन रहे थे। इंट्रोगेटिव वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस में कई बार ऐसा होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे। बस इसी को ध्यान में रख के बनाओगे तो सेंटेंस अपने आप, जो आपके बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, अगर वो आपके क्लियर हैं तो अपने आप बन जाएगा। केवल जो मूल बात है, जो एकदम जो कोर बात है, वो ये है कि हमको पकड़ना होगा कि वो इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का। बाकी फिर आप बना लोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखो, व्हाट कॉजेस कैंसर। कॉज आपका मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या कॉज करना? कैंसर, और जो कुछ भी कॉज कर रहा है ये है व्हाट। दिस कॉजेस कैंसर है ना, टोबैको कॉजेस कैंसर, कुछ भी अगर बोलोगे तो आप देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये कैंसर, मेन वर्ब के बाद लिखा गया है और इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, व्हाट का रिप्लाई है क्या, तो ये कैंसर इसका ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी आपने पढ़ा है। तो व्हाट कॉजेस कैंसर में
व्हाट हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैंसर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने यही कहा है, जब एक बार इंटरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम करे, बस ये पकड़ लिए, या फिर इंटरोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करे, तो बस आप बना ले जाओगे। बाकी तो बहुत आसान है। अगर आप मान लो नहीं आ रहा बनाने, आपने ये पकड़ लिया, अब इसको आप कैसे बनाते, अगर जनरली बनाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वजह से इज एम आर प्लस V3 लगता, आप लिखते कैंसर इज कॉज्ड बाई व्हाट, सही सी बताना, यही तो लिखते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते, कैंसर यहां पे आ जाता, कॉजेज मेन वर्ब है, इज एम आर के साथ V3 लगाते, तो कैंसर इज कॉज्ड बाई व्हाट। मैं लिख दे रहा हूं एक बार, कैंसर इज कॉज्ड बाई व्हाट, क्योंकि दुनिया में इससे आसान किसी ने सिखाया नहीं होगा, शायद परहैप्स ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, या फिर कोई होगा तो आप उसे खोजिए। कैंसर इज कॉज्ड बाई व्हाट। लेकिन हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव जो होगा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही होगा। ये बात हमने इससे पहले वाली क्लास में खूब जोर देकर बोली थी, इसीलिए कही थी इतनी बार। तो इसके लिए हमको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये कैंसर के पहले लाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो वाक्य के लास्ट में नहीं लिखे जाएंगे, उनको वाक्य के शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा। तो वो जो बाई व्हाट है वो भी स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। तो अब सही जो पैसिव होगा ना, ये गलत पैसिव है, और लिखना पड़ेगा बाई व्हाट इज कैंसर कॉज्ड। थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट बनेगा पैसिव यही, जो सही पैसिव है वो यही है। ये पैसिव गलत था, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूं, व्हाट कॉजेज कैंसर था, तो व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कॉजेज मेन वर्ब है, कैंसर आपकी ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, कॉजेज का इज एम आर के साथ V3 लिख दिया, और व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो सर ऑब्जेक्ट बना दिया तो यहां क्यों लिख दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड आखिरी में नहीं लिखा जाएगा, तो इसको शुरू में लिखेंगे, बाय व्हाट इज कैंसर कॉज्ड। सर आपने कैंसर इज कॉज्ड क्यों नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो कैंसर इज कॉज्ड क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चों ये जो इज हेल्पिंग वर्ब है ना वो सब्जेक्ट के पहले आएगी, तो इसी वजह से इज को उठा के यहां रख दिया। तो कैंसर कॉज्ड बाय व्हाट, इज कैंसर कॉज्ड बाय व्हाट, बाय व्हाट जो है ना ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये पीछे नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसको शुरू में लिखना पड़ा, बाय व्हाट इज कैंसर कॉज्ड। एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और देखो, व्हाट डिड यू बाई, बाई और डिड इससे बन जाएगा आपका वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाई करने का काम कौन कर रहा है, यू, तो यू हो गया सब्जेक्ट। क्या बाई किया, इसमें छिपा हुआ है सर, इस बार इंट्रोगेटिव वर्ड ये जो व्हाट है ये ऑब्जेक्ट बन गया है। यू बॉट अ टॉय, यू बॉट अ बुक, यू बॉट अ टेबल, तो जो कुछ भी बाई कर रहे हो तो ये व्हाट में छिप गया। इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। इससे पहले जो सबसे पहले हमने पहले और दूसरे सेंटेंस पढ़े थे उसमें क्या था, इंट्रोगेटिव वर्ड अलग, सब्जेक्ट अलग। जैसे व्हेन डिड यू हेल्प मी, व्हेन डिड यू हेल्प मी, तो हेल्प का ऑब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू हेल्प आपका मेन वर्ब, और व्हेन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड। तब ऐसा कुछ भी झाम नहीं था। जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तभी ऐसा झाम है, जो आपको समझना है और बहुत बारीकी से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। एक बार आप ये समझ गए फिर कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो देखो इसका बनेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो व्हाट में, अच्छा अभी जो हु था ना, हु का सब्जेक्टिव केस हु होता है और ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, ठीक वैसे जैसे ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। लेकिन व्हाट के साथ ऐसा नहीं है, व्हाट का सब्जेक्टिव केस भी व्हाट होता है, व्हाट का ऑब्जेक्टिव केस भी व्हाट होता है। तो इसमें आपको चेंजेस नहीं दिखने होंगे। हु वाले में दिख रहा था कि हु था तो बाई हुम लिख गया था और यहां हु लिखा था, ठीक है। व्हाट में ऐसा नहीं है, व्हाट का सब्जेक्टिव केस भी व्हाट, ऑब्जेक्टिव केस भी व्हाट। तो इसी वजह से वो मैंने वहां पे कंपेयर करके सिखा दिया अच्छे से। तो इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो व्हाट लिखा जाएगा। डिड और बाई का वॉज वर प्लस V3 हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा व्हाट वॉज और बाई का बॉट, और यू आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा बाई। मैं इसको पहले ऐसे बनाता हूं, ऐसे लिखूंगा तो आपको ये अलग तरीके से बना दिए। व्हाट डिड यू बाई, तो यू आपका सब्जेक्ट है और व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव बनाओगे तो ये वॉज वर के साथ V3 जाएगा, वॉज वर बॉट, और व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बनेगा व्हाट वॉज बॉट बाई यू। फिर से देखो, यू सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई यू कर दिया। व्हाट ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिया, तो व्हाट का व्हाट ही रह गया, और डिड बाई का वॉज वर के साथ V3, तो व्हाट वॉज बॉट बाई यू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो वॉज वर के साथ V3। फिर से समझ लो, एक बार फिर बोल दे रहा हूं। इस बार व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड में सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इस बार व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। जब सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो बाई व्हाट लिखा,
लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था तो इसको सब्जेक्ट बनाया तो व्हाट का व्हाट ही लिखा। जब व्हाट का व्हाट ही लिखा, सब्जेक्ट बना दिया और यू को ऑब्जेक्ट बनाया तो बाय यू लिख दिया। डिड और बाय का पैसिव वॉज वर्ड के साथ वॉज व्हाट लिख दिया। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत समझ अच्छे से बताना, ठीक है। अगर ये सब बातें समझ में आ गई तो जो आखिरी सेंटेंस है ना, इसका पैसिव बना के कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका पैसिव बना के कमेंट बॉक्स में बताओ, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको नहीं आ रहा तो भी बताओ, अगर आपको कोई डाउट है तो भी बताओ, अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको मेरी क्लास नहीं समझ में आई तो भी बताओ। अगर समझ में आ गई हो तो कोई जरूरी नहीं है, फिर आपने समझ लिया तो फिर किसी। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव फॉर्म को देखेंगे कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव हम बनाते हैं। तो पूरे वीडियो के आखिरी तक आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएगा और इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे फॉर्म होते हैं ये समझ में आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको शायद पता नहीं होगी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग लिखी हुई है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। तो पहले ये समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है ना। इन सभी जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं इसको समझने से पहले यही समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, सजेशन, ठीक है, या फिर कमांड। इस तरह की जो भी चीजें होती हैं ये सारी क्या होती हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आती हैं। एक बात। दूसरी बात, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे वर्क हार्ड, कीप साइलेंट, हेल्प द पुअर, स्टॉप द इंजन। ये सारे आप देखो मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं और इनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, यानी कि सामने वाला होता है। अगर मैं बोल रहा हूं वर्क हार्ड तो मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि मेहनत करो। अगर मैं बोल रहा हूँ शांत रहो तो मैं आपसे ही बोल रहा हूँ शांत रहो, ठीक है। तो ये जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस पजल, है ना, हेल्प मी, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ये जितने भी सेंटेंसेस बोल रहे हो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव। तो उसी में एक टाइप होता है आपका इंपरेटिव, जिसके हम पैसिव आज फॉर्म करेंगे। यहां पे मैंने ये बताया कि देखो ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा ये जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, कि लेट हिम प्ले, लेट हिम सॉल्व द पजल, ये भी आपके इंपरेटिव में ही आते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनके हमने कुछ एग्जांपल देख लिए। अब एक और चीज समझनी है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिन वर्ब के बाद उनका ऑब्जेक्ट हो, और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है जिन वर्ब के बाद उनका ऑब्जेक्ट ना हो। एक बात जरूर ध्यान रखना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे केवल 2 ही चीज आएगी, या तो नाउन और या तो प्रोनाउन। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के प्लेस पे यूज करोगे तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो बाकी कोई भी चीज अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे रख रहे हो तो या तो वो नाउन होगी और नाउन को रिप्लेस करके वो या तो ये चीज प्रोनाउन हो सकती है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक। अब समझते हैं वो जो सेंटेंसेज हैं कि इसमें कौन से वर्ब, कौन सी जो बात बोली गई वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे बोली गई है और इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे बोली गई है। जैसे लिखा हुआ वर्क हार्ड, तो मेहनत करो। कैसे मेहनत करो? कठिन मेहनत करो। तो ये यहाँ पे हार्ड जो है ना वो आपका एडवर्ब है, ये बात समझना। वर्क हार्ड में हार्ड आपका एडवर्ब है। मेहनत करो, कैसे मेहनत करो? कठिन, मतलब मेहनत के साथ। तो वर्क हार्ड, हार्ड यहाँ पे एडवर्ब हो गया। कीप, रहो, क्या रहो? साइलेंट। अब ये ध्यान रखना, कीप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आप एडजेक्टिव यूज करते हो, इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हो। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे तो 2 ही चीज आती है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये आपकी स्टेट बता रहा है ना। रिमेन है, कीप है, बी है, गेट है, ग्रो है। कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ आपको एडजेक्टिव ही यूज करना पड़ता है। जैसे कीप काम एंड वॉच मी, कीप काम एंड वॉच मी। तो कीप काम जब आप बोल रहे हो तो काम आपका एडजेक्टिव है। एक्चुअल में कीप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आपको एडजेक्टिव यूज करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे जो कीप लिखा हुआ है साइलेंटली नहीं लिखा हुआ है, साइलेंटली होता तब आपका एडवर्ब होता, तो साइलेंट आपका एडजेक्टिव है। यानी कि मतलब ये हो गया कि जो वर्क हार्ड में वर्क मेन वर्ब लिखी गई है ये इंट्रांजिटिव हो गई, और ये जो कीप लिखी है ये भी कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव। समझना, मैं बात कर रहा था ट्रांजिटिव वर्ब की और इनट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव मतलब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आए, इनट्रांजिटिव जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए। ऑब्जेक्ट के तौर पे 2 ही चीज, या तो नाउन या तो प्रोनाउन।
अब यहां देखो, मदद करो, किसकी मदद? गरीबों की। ये गरीब इस हेल्प के क्या बन गए? ऑब्जेक्ट। तो हेल्प कैसा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव। रोक दो, क्या रोक दो? इंजन। तो ये इंजन क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। नाउन भी है, देखो पुअर नाउन है, इंजन नाउन है। और ये स्टॉप कैसा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव। तो इन 4 सेंटेंसेस में हमने ये भी समझ लिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ये भी बात आपको क्लियर हो गई? क्लियर है? अब बात करते हैं कि इन सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि इसको बताने के पहले मुझे ये चीज समझानी थी आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, थोड़ी बहुत आपको पहले से चीजें पता होनी चाहिए और थोड़ी बहुत मैंने बता दी। अगर ये थोड़ी बहुत पहले से चीजें वो पता होनी चाहिए थी, वो अगर आपको पता नहीं है तो फिर यहाँ से मतलब ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं, ठीक? वो फिर किसी और जगह पे वीडियो जाके देखो, ठीक? वो थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए थी। तो बात ये कर रहे हैं कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और ये वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है। क्लियर? अब बात करते हैं इनके पैसिव की। देखो, जब भी अगर इंपरेटिव सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें पता है पैसिव का जो फंडा होता है वो यही होता है कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। जैसे ही किल्ड अ लायन, उसने मार दिया, क्या मार दिया? शेर मार दिया। तो अ लायन वाज किल्ड बाय हिम। अब इन दो वर्ब में तो आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना? आप ये कहोगे सर अब इंट्रांजिटिव वर्ब की तो हम पैसिव तक बना नहीं रहे थे, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? जब आपको पता चल गया कि वो रिक्वेस्ट की बात है, वो ऑर्डर की बात है, वो एडवाइस की बात है, तो आप उसको चेंज करो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, इस तरह से। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, यानी कि जो वर्ब इंट्रांजिटिव होंगी, उनके पैसिव के लिए आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, इस तरह का पैसिव स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे। कैसे? देखो, वर्क हार्ड। मान लो कि आपको सजेशन दिया जा रहा है, यार मेहनत करो यार, पेपर आने वाला है, थोड़ी मेहनत करो, है नहीं तो फेल हो जाओगे, नंबर लेके लटका के घूमोगे फिर अपना, है गले में पट्टा बांध के। तो यू आर एडवाइज्ड। अब एक और चीज ध्यान रखना, एक एडीवीआईसीई होता है और एक एडीवीआईएसई होता है। सर ये जो सी वाला होता है ना, ये नाउन होता है, और ये जो एस वाला होता है ये वर्ब होता है। ये भी ध्यान रखना, वर्ब जो वर्ड होता है उनका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो एडवाइस मतलब सलाह, और इस वाले एडवाइस का मतलब सलाह देना। आई बात समझ में? आ जाओ। तो यू आर एडवाइज्ड, आपसे ये एडवाइस किया जाता है टू वर्क हार्ड, कि आप क्या करिए? मेहनत करिए। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। कीप साइलेंट, आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, यार प्लीज शांत रहो यार, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, है ना, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो? तो आपसे बोला जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंट। समझ में आ गई बात? सर जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो इंट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव। क्या होता है इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव? वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, वो चीज मैंने आपको समझा दी। अगर वो इंट्रांजिटिव है तो आप ये पहचानो कि इस वाक्य में एडवाइस है, सजेशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है ना, क्या है, उसके हिसाब से यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, और आगे जो बात बोली गई है, मेहनत करो, वर्क हार्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंट, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू, अब आगे जो भी बोलना है वो बोल दो, ठीक है? अब बात आती है कि अगर ट्रांजिटिव है तब क्या करें? जैसे हेल्प द पुअर, स्टॉप द इंजन। जब अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी, देखो अगर इंट्रांजिटिव थी तब तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, इनके साथ टू लगा दिया और फिर आपने स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, ठीक है? लेकिन अगर ट्रांजिटिव है, अगर ट्रांजिटिव है तो फिर आप ये देखो कि आप वहां पे रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो और या फिर आप वहां पे कमांड तो नहीं दे रहे हो। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो शुड से बना दो, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो शुड से, बहुत आसान है, अभी आप समझ जाओगे। और अगर कमांड कर रहे हो तो लेट से बना दो, अगर कमांड कर रहे हो तो किससे बना दो? लेट से। ये आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। देखो ये थोड़ा सा सजेशन टाइप का, रिक्वेस्ट टाइप का, एडवाइस टाइप का है, ये एक टर्म में आ जाएंगे, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। और ऑर्डर है, कमांड है, वो एक दूसरे में आ जाएंगे, ये लेट वाले में। तो अगर आपको लग रहा है कि ये भाई थोड़ा सा हम्बल होने की बात है, थोड़ा सा विनम्र होने की बात है, तो आप यहाँ पे शुड से बनाओ और लिखो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसका जो पैसिव बनना चाहिए वो बनना चाहिए द पुअर शुड बी हेल्प। हेल्प द पुअर का पैसिव बनेगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। बात समझ में आ रही है?
आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेट द पुअर बी हेल्प, जैसे इसका बनाओगे, अभी बता रहा हूं। स्टॉप द इंजन, ये एक थोड़ा सा ऑर्डर टाइप का है, बंद करो इंजन, बंद करो, तो ये ऑर्डर टाइप का है, तो इसको लेट से बनाओ। इसका बन जाएगा लेट द इंजन बी स्टॉप्ड, लेट द इंजन बी स्टॉप, ये इसका पैसिव हो गया। ठीक है, चलो, और यहां पे ये इसका पैसिव हो गया। ठीक है, एक मिनट मुझे दे दो थोड़ा सा, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। ठीक है, थोड़ा इसको सही कर देता हूं, फिर बात करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ, अभी सही है। ठीक है, तो अगर इंट्रांजिटिव है तब तो एडवाइस और रिक्वेस्टेड करके, ऑर्डर करके, सजेशन करके। लेकिन अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव मतलब उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, तो आप ये देखो कि वो कहीं रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन तो नहीं है, या फिर कहीं ऑर्डर या कमांड तो नहीं है। अगर ऑर्डर कमांड है तो लेट से बनाओ, लेट द इंजन बी स्टॉप्ड, और अगर एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, तो आप इसको शुड से बनाओ, कि मतलब गरीबों की मदद की जानी चाहिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। आप चाहो, अगर ये ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो इसी सेंटेंस को लेट से भी बना सकते हो, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपके पास शुड वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर ये भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कि लेट वाला भी नहीं दिख रहा है, शुड वाला भी नहीं दिख रहा है, तो फिर इससे बना दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। क्या आप मेरी बात समझ गए? आप प्रीफर इसी को करोगे। अगर आपका एडवाइस है, सजेशन है, तो द पुअर शुड बी हेल्प, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ऑर्डर वाला है तो लेट द इंजन बी स्टॉप्ड। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसके अलावा आप इनको भी प्रीफर कर सकते हो, इन स्ट्रक्चर से भी इनको बना सकते हो। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि सर हमने जो पैसिव बनाया है वो पैसिव बना कैसे? ये तो मॉडल का पैसिव हो गया, शुड बी प्लस V3, है ना? नहीं, ये है तो पैसिव फॉर्म ना, है कौन सी फॉर्म? पैसिव फॉर्म। शुड बी प्लस V3 हमेशा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, बी प्लस V3 हमेशा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, इज एम आर प्लस V3 ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे भी इज एम आर प्लस V3 ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव आप इस तरह से बनाओगे। क्लियर होगी बात? इतनी बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको फिर से आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, चलो अभी आगे यहाँ पे लेट वाले सेंटेंसेस है, इनको देख लेते हैं। अभी डोंट गो देयर है, इसका पैसिव जरा बना लेते हैं। सबसे पहले डोंट गो देयर मतलब वहां मत जाओ। अच्छा देखो, गो इंट्रांजिटिव है, कहां मत जाओ? वहां मत जाओ, तो देयर एडवर्ब है। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाओगे तो बनेगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव है, अगर इंट्रांजिटिव है तो आप कोशिश करोगे इसी तरह से बनाने के लिए कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्ट, क्योंकि इसका पैसिव भाई वर्ब की ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसकी। अगर ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये शुड वाला और लेट वाला तो बन नहीं पाएगा, तो सीधे बनाओ यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। ध्यान रखना इस नॉट को टू गो के बीच में मत लाना, है ना? नॉट को हमेशा इस टू गो के पहले रखना, इंफिनिटिव है तो कोशिश यही करना यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। क्लियर? इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नॉट को यूज ना करें तो आप लिख सकते हो यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब मना किया जाता है आपको, या यू आर प्रोहिबिटेड टू गो देयर। अब यहाँ पे टू गो लिख देना। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस नॉट को हटाने के लिए हम इसकी जगह पे फॉरबिड वर्ब का यूज करते हैं। फॉरबिड मतलब मना करना, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन हो जाएगी, तो यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। अब फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, आपको मना किया जाता है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो एक बार नॉट लगा के यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, या यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। एक बार फिर समझ लो, सर गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इसकी वजह से इसका पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, इस तरह से बनाया जाएगा। अब ये तीन सेंटेंसेस हैं और ये लेट वाले सेंटेंसेस हैं, इनको भी समझने से पहले ये चेक कर ले कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। देखो लेट तो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेट कैसी होगी? लेट भी एक मेन वर्ब की तरह ही काम करती है। लेट का मतलब अलाउ करना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट आई गो नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उस लेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसलिए लेट मी गो। बात समझ आ गई? अब सुनो, लेट मी गो कर दिया तो लेट भी एक मेन वर्ब हो गई और लेट के साथ मी उसका ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन पैसिव में इस ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी नहीं बनाते, इस लेट का पैसिव कभी नहीं बनाते, तो फिर पैसिव किसका बनेगा? वो जो बाद में आएगी वर्ब उसका बनेगा। अब ये देखना होता है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला लेट हिम प्ले, तो अब देखो कि प्ले के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये नॉन इंट्रांजिटिव वर्ब बोली जाएगी। और लेट हिम सॉल्व, सॉल्व करने दो, क्या सॉल्व करने दो? पजल, तो ये ट्रांजिटिव बोली जाएगी।
हालांकि ये जो आगे वर्ब लिखी है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आप नहीं जानते हो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है तो देखो एक लाइन में सिर्फ बोल रहा हूं, बाकी आप आगे कहीं से इधर उधर से देखना कि फाइनाइट का मतलब होता है जिन पर वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ता है, और नॉन फाइनाइट जिन पर वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का असर नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनना, फाइनाइट वर्ब का मतलब जिन पे वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ता है। जैसे मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। देखो यहाँ पे वॉन्ट भी मेन वर्ब है और आपको लगेगा गो भी मेन वर्ब है, बट वहां पे गो मेन वर्ब नहीं है, वॉन्ट मेन वर्ब है और टू गो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई वॉन्ट टू गो देयर। अभी इसको सब्जेक्ट चेंज कर दो तो ही वॉन्ट्स, वॉन्ट का क्या बन गया? वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स टू गो देयर। अब टू गो का टू गो ही रहा तो उस पर असर नहीं पड़ रहा है। आप टेंस बदल दो, आई वॉन्टेड, वॉन्ट का क्या बन गया? वॉन्टेड। तो वॉन्ट पे असर पड़ रहा है सब्जेक्ट का भी और टेंस का भी, तो वॉन्ट आपका फाइनाइट वर्ब और टू गो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी तरह से लेट हिम प्ले में ये प्ले सॉल्व आपके नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। लेट अस गो होम, तो गो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? अब ये देखना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। ये जो नॉन फाइनाइट है ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव, तो देखो ये इंट्रांजिटिव है। सॉल्व आपकी ट्रांजिटिव है। सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो? पजल। गो भी आपकी इंट्रांजिटिव है। होम इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, होम एडवर्ब की तरह ही काम करता है, तो होम आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? लेट अस गो होम में होम इसका ऑब्जेक्ट नहीं, इस बात को समझना। होम यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम करता है, एक प्लेस होता है, तो इसकी वजह से इसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। अब बनाते हैं लेट हिम प्ले, इंट्रांजिटिव है हमको पता है, और लेट का पैसिव बनाएंगे नहीं। लेट को कभी पैसिव में यूज नहीं करते, मतलब जो लेट वर्ब है इसके लिए पैसिव यूज नहीं करते, ठीक है। तो लेट हिम प्ले, तो यू आर, आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को, उसको खेलने दो। यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम प्ले, कि उसे खेलने दो। यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम प्ले। वैसे ही बनाओगे, प्ले इंट्रांजिटिव वर्ब थी तो बस यही बना दो, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम प्ले। क्लियर हो गया? और लेट हिम सॉल्व द पजल, इसके पास आपका ऑब्जेक्ट है, किसका? सॉल्व का। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका बना दो लेट द पजल, लेट द पजल बी सॉल्व्ड बाय हिम। एक बार फिर से समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर लेट वाले सेंटेंसेस में आप ये देखना कि वो इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव। अगर इंट्रांजिटिव है तब तो इस तरह बना नहीं पाओगे कि लेट, अब क्या ऑब्जेक्ट ले आओगे? वो प्ले का तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो किसको सब्जेक्ट बनाना चाहोगे? तो कुछ होगा ही नहीं, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम प्ले। क्लियर हो गया? लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्ट है लेट हिम सॉल्व द पजल, लेट हिम स्पीक द ट्रुथ, देखना, लेट हिम स्पीक द ट्रुथ, बोलने दो। क्या बोलने दो? सच बोलने दो। तो कैसे बनाओगे? लेट द ट्रुथ बी स्पोकन बाय हिम, लेट द पजल बी सॉल्व्ड बाय हिम। क्या ये दोनों सेंटेंसेस आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर आप यहां तक की बात समझ में आ रही है तो ये बात भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो कुछ भी बोल रहा हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलो एक आखिरी सेंटेंस देखते हैं। अब ये लेट नहीं है, लेटस है, और लेटस के दो मायने होते हैं। लेटस का एक मतलब होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं लेटस प्ले, लेटस प्ले, तो इसका मतलब आओ चलो खेलते हैं, आओ चलो खेलते हैं, तो लेटस प्ले हो गया। एक मतलब ये भी हो गया कि मेरे साथ कुछ लोग हैं और मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, लेटस प्ले, हमें खेलने दीजिए इस जगह पे, फिर आप खेल लीजिएगा, तो लेटस प्ले। लेट वाले में दो सेंस नहीं आता है, लेकिन लेटस वाले में दो सेंस आता है। मैं बोल रहा हूं लेट मी गो, तो इसका एक ही मतलब है मुझे जाने दो, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं लेटस गो, आओ चलो चलते हैं, एक मतलब, हमें जाने दो दूसरा मतलब, ठीक है। इसीलिए जब भी लेटस वाले सेंटेंस होंगे तो इसको हमेशा बनाना इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो होम। जब भी लेटस वाले सेंटेंस हो तो इसको ऐसे बनाना इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो होम। ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें घर जाना चाहिए, है ना, लेट अस गो होम। तो इज सजेस्टेड आ गया तो पैसिव हो गया, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुई बात? जब भी पैसिव होता है तो आप ये देखना होता है इंपरेटिव में कि इज एम आर प्लस V3 है कि नहीं है, ठीक है ना, ये बी प्लस V3 है कि नहीं है, तो ये पैसिव हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? देख लो ये इतना सब कुछ हुआ है, और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को शेयर करना लग रहा हो, सही लग रहा हो, हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर कुछ डाउट हो, कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो तो वो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, ठीक है।
आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट किसी सेशन में हम फिर किसी टॉपिक के साथ, कुछ पढ़ने वाली चीजों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।